जय हिंद दोस्तों, मैं आत्मा सिंह एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का ज्ञान एकेडमी प्रयागराज परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों फिर से उसी श्रृंखला को, धुआंधार प्रैक्टिस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपके साथ बेहतरीन क्वेश्चनों को लेकर के आया हूं डिस्कशन के लिए। और आप लोग देखिएगा, आप लोग पाएंगे कि वाकई इन क्वेश्चनों में दम है। देखिए पहला क्वेश्चन, आज बिना टाइम गंवाए हुए आगे बढ़ता हूं। पेन कॉपी लेकर बैठो, ध्यान देना, पेन कॉपी आपको लेकर के बैठना है और एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करना है, जिसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करिए इसको और अपने दोस्तों को भी इस सीरीज को देखने के लिए प्रेरित करिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? अब बताओ अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है? तो आंसर इसका जो होगा दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश, 180 डिग्री देशांतर, 80 डिग्री देशांतर। कोई तुरंत जवाब दो कमेंट बॉक्स के अंदर, इसका जवाब दो। क्या होगा इसका जवाब दोस्तों? चलिए इसका जवाब दीजिए, तुरंत इसका जवाब आप दीजिएगा, तुरंत इसका जवाब दीजिए। देखिए इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब दीजिएगा, तुरंत जवाब दो दोस्तों। अब मैं अगर बात करता हूं आपके साथ, इसका आप तुरंत जवाब दीजिए पहले, इसके बाद ही मैं आगे कुछ बोलूंगा। चलो जवाब दो, इसका जवाब दो। चलो मैं इसका जवाब आपको बता दे रहा हूं, इसका जवाब होगा 180 डिग्री देशांतर। क्या होगा? 180 डिग्री देशांतर होता है दोस्तों। चलो इसको हम थोड़ा सा ग्लोब के अंदर समझ लेते हैं। ये हमारा ग्लोब है और ये जो हमारी क्या है, 0 डिग्री देशांतर है। मतलब अगर सीधे से कहें कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है दोस्तों। 0 डिग्री देशांतर के नाम से ये जानी जाती है। आगे देखिए, जो 0 डिग्री देशांतर है इसी को प्रधान यामोत्तर कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर कहा जाता है, यामोत्तर। ठीक है, क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? प्रधान यामोत्तर बोलते हैं। ये कहां से गुजरता है? ये गुजरता है आपके ग्रीनविच से। कहां से? ग्रीनविच। ग्रीनविच कहां? लंदन से गुजरता है। ठीक है, क्लियर है एकदम से? चलो बहुत बढ़िया। अब आपका क्वेश्चन का आंसर है 180 डिग्री देशांतर। अब देखिएगा, जैसे हम ग्लोब में देखते हैं तो ग्लोब पूरा हमारा जो ग्लोब होता है 360 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। लेकिन अध्ययन की दृष्टिकोण से इसको हम मैप में जब हम आप देखते हैं एटलस के अंदर तो उसको पूरा खुला हुआ दिखा दिया जाता है किताब की तरह। फिर अगर इसको जैसे ये खुला हुआ है, ये 0 डिग्री, यहां से 180 इसको कर दिया है पूरब में, 180 इसका हमने पश्चिम में कर दिया। दोनों को आपस में जब फिर से फोल्ड करेंगे तो 180 180 दोनों ओवरलैप करते हैं। तो जो ओवरलैप कर रहे हैं 180 180, उसी को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब देखिएगा इसको क्या बोलेंगे? आईडीएल बोलते हैं। आईडीएल बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? आईडीएल बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलो अब देखिएगा, जो ये 180 डिग्री है, कभी कभी प्रश्न आपके साथ ये भी पूछ लेता है आपसे कि 180 डिग्री का अपोजिट क्या होता है दोस्तों। अभी अभी मैंने आपको समझाया, ये मिडिल है, 180 फोल्ड किया तो यहां पर ये ओवरलैप किया 180, ये पूरा सर्किल बन गया। कितने का हो गया? 360 डिग्री का। तो देखिएगा इसका अपोजिट क्या है? 0 डिग्री देशांतर। तो दोस्तों याद रखिएगा, 180 डिग्री देशांतर का जो अपोजिट होगा वो कितना होगा? 0 डिग्री देशांतर होगा। चलिए अब इसके बाद मैं बात करता हूं कि 0 डिग्री देशांतर मैंने आपको बता ही दिया। और इसके बाद एक और इसमें बात दी गई है, 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश ये क्या होता है? 0 डिग्री अक्षांश इसको हम जान लेते हैं 0 डिग्री अक्षांश के विषय में। तो ध्यान दें, यहां पर ये जो रेखा खींची गई है, ये वाली जो रेखा है, इसे हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश, जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलेंगे इसको? भूमध्य रेखा बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, चलिए
आगे देखिए, जो ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये वाली हमारी जो ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा दोनों एक दूसरे को कहां पर डिवाइड करते हैं दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, दोनों अफ्रीका कॉन्टिनेंटल के अंदर, कहां पर? अफ्रीका कॉन्टिनेंटल के अंदर ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड करते हैं गिनी की खाड़ी में। कहां पर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिनी की खाड़ी पर डिवाइड करते हैं, गिनी की खाड़ी पर डिवाइड करती है कौन? 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ में आ रहा है? अगर आपके समझ में ये क्वेश्चन आए तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आ गया, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किन द्वीपों के नजदीक से गुजरती है? तो यहां पर 4 द्वीप दिए गए, हवाई द्वीप, फिजी द्वीप, कुक द्वीप, सांता क्रूज द्वीप। ये आपके सामने 4 महत्वपूर्ण द्वीप दिए गए हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए, देखता हूं कौन कितना जल्दी इसका जवाब देता है। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दे लीजिए, मैं इसका जवाब आपके सामने दे देता हूं। इसका जो जवाब होगा फिजी द्वीप होगा। कौन सा होगा दोस्तों? इसका जो जवाब होगा वह फिजी द्वीप होगा। फिजी द्वीप की जो राजधानी है, द्वीप समूह की राजधानी है, वह सुआ है। कौन सी राजधानी है? सुआ है। फिजी द्वीप की राजधानी सुआ है और ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। कहां पर? दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है और ये इसको डिवाइड ना करे फिजी द्वीप को, इसीलिए यहीं पर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को थोड़ा सा डाइवर्ट किया गया है। ठीक है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। और अगर इसके और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देखें तो जो न्यूजीलैंड का नॉर्थ ईस्ट आइलैंड है, कौन सा? नॉर्थ आइलैंड है, आइलैंड, ये नॉर्थ आइलैंड से ध्यान दीजिएगा, किसके? न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड से 2000 किलोमीटर, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, ध्यान दीजिए, 2000 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। कहां पर? उत्तर पूर्व में स्थित है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद अगर मैं हवाई द्वीप की बात करूं तो हवाई द्वीप कहां है? हवाई द्वीप उत्तरी प्रशांत महासागर में है, उत्तरी प्रशांत महासागर के अंदर है। ठीक है, ये हवाई द्वीप की जो राजधानी है ये होनोलुलु है। कौन सी है? होनोलुलु। ठीक है, होनोलुलु है। ये किसकी राजधानी है? हवाई द्वीप की राजधानी है। और ये देखा जाए तो यूएसए का एक पूर्णतः द्वीपीय राज्य है, द्वीपीय राज्य है। किसका है? यूएसए का पूर्णतः द्वीपीय राज्य है। कौन? हवाई द्वीप। इसके बाद कुक द्वीप की बात करें, कुक द्वीप समूह की, तो ये कुक द्वीप समूह कहां पर है? न्यूजीलैंड के अंदर है। कहां पर है? न्यूजीलैंड के अंदर है दोस्तों। कहां पर? न्यूजीलैंड के अंदर। यहीं पर माओरी जनजाति पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा, माओरी जनजाति पाई जाती है। ये अपने स्वागत के लिए बहुत फेमस है। इसके स्वागत करने का जो तरीका होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही अलग टाइप का होता है। हमारे जो पूर्व प्रेसिडेंट रहे प्रणव दा, वो प्रणव दा जब गए थे तो ये माओरी जनजाति ने उनका स्वागत किया था तलवार के साथ। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। इसी के आगे जस्ट तो जो ये आप कुक द्वीप देख रहे हैं, न्यूजीलैंड का जो है मुक्त संघ क्षेत्र है, मुक्त संघ क्षेत्र है। कौन सा द्वीप है? कुक द्वीप की बात मैं कर रहा हूं दोस्तों। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं सांता क्रूज द्वीप की बात करता हूं। किस द्वीप की? सांता क्रूज द्वीप की बात करता हूं। ये सोलोमन द्वीप समूह का है, सोलोमन द्वीप समूह का भाग है, द्वीप समूह का भाग है दोस्तों। ठीक है, किस का भाग है? सोलोमन द्वीप समूह का भाग है। कौन? सांता क्रूज द्वीप। और यह भी जो प्रशांत महासागर में स्थित है। कहां पर स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही है, आपको कुछ नया मिल रहा है, तो जरूर दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर करो और इस ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको सब्सक्राइब करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बात करूं, निम्नांकित में से कौन सा भूगोल में संभववाद का प्रणेता है? ये प्रस्तोता लिखा है, ये प्रस्तोता नहीं होगा, ये प्रणेता होगा। क्या होगा? ये प्रणेता है। ठीक है,
प्रणेता कौन है? देखिएगा भूगोल में संभववाद का प्रणेता कौन है? तो आंसर आपके सामने कार्ल रिटर, E.A. एकरमैन, ग्रिफिथ टायलर, विडाल डी लाब्लाश। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो विडाल डी लाब्लाश है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, संभववाद भूगोल के जो जनक हैं या प्रणेता हैं विडाल डी लाब्लाश हैं। अच्छा, कार्ल रिटर को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है? मानव भूगोल का, क्योंकि मानव को ही ये केंद्र बिंदु में रखते थे। इन्हें तुलनात्मक भूगोल का भी जनक कहा जाता है, तुलनात्मक भूगोल का भी जनक कहा जाता है दोस्तों। और इन्हें आधुनिक भूगोल का भी जनक कहा जाता है। क्या बोला जाता है इन्हें? आधुनिक भूगोल का जनक। बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है दोस्तों। आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है किसको? कार्ल रिटर को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। इसके बाद है ग्रिफिथ टायलर। ग्रिफिथ टायलर जो है ये यूएसए के रहने वाले थे। कहाँ के? यूएसए के रहने वाले थे। इन्होंने नवनियतिवाद या निश्चयवाद सिद्धांत को प्रस्तुत किया था दोस्तों ग्रिफिथ टायलर। ठीक है, अच्छी लगी इंफॉर्मेशन? बिल्कुल थम्स अप करिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अरब विद्वानों में से किसे सर्वाधिक भ्रमणकारी खोजकर्ता, ये खोजकर्ता है, ठीक है, ये खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है? आप बताओ कौन सा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, जो कि किस रूप में जाना जाता है? खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा भैया इब्न बतूता। क्या होगा इसका आंसर? इब्न बतूता होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, लॉरेंज वक्र का प्रयोग कई जगहों पर किया जाता है। आय के मापन में, गरीबी के मापन में, लाभ के मापन में, लोग कई जगह करते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर होगा स्थानिक असमानता के मापन के लिए लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बात करूं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीआईएस का पूर्ण नाम क्या होगा? जीआईएस, जीआईएस बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में इसका पूरा नाम लिख के बताओ, तुरंत बताओ, क्विक बताओ इसका। ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर सॉइल्स, ग्लोबल इंफॉर्मेशन स्टेटिस्टिक्स, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिकल इंटरनेशनल स्टडीज। बताइए इसका जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जवाब दीजिए। चलिए मैं बताता हूं इसका जवाब। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसका जो जवाब होगा जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जीआईएस कहा जाता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, समोच्च रेखा क्या है? समोच्च रेखा क्या होती है? तो समोच्च रेखा जो होती है वो क्या होती है? समुद्र स्तर से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों को खींची जाने वाली जो रेखा होती है, मिलाने वाली जो रेखा होती हैं, उन्हें समोच्च रेखा कहा जाता है। अक्षांश रेखा तो आपको पता है, जैसे ये कोई ग्लोब है, ग्लोब के अंदर जो पश्चिम से पूर्व को खींची गई रेखा होती है वो अक्षांश रेखा होती है। जो उत्तर से दक्षिण को खींची गई रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलता हूं। भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है दोस्तों? बताइएगा। ये मैं बना दिया अर्थ सरफेस। चलिए ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका अर्थ सरफेस और ये हो गया आपका क्या? ज्वालामुखी पाइप। अब देखिए पूछा गया भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है? जो यहाँ पर पिघला हुआ पदार्थ है वो क्या कहलाता है? तो जब तक वो पृथ्वी के अंदर रहता है दोस्तों, तब उसका नाम होता है क्या? मैग्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मैग्मा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको मैग्मा कहते हैं। जैसे ये धरातल के बाहर आता है और ये धरातल पर जमा होता है, उसके बाद इसका नाम हो जाता है, क्या नाम हो जाता है इसका दोस्तों? इसका नाम हो जाता है लावा। इसको क्या नाम देते हैं? लावा। अच्छा,
अब देखो ये क्या हो जाएगा, मैग्मा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैग्मा। लावा कब बनता है, जब धरातल के ऊपर आके जमता है। पाताली या मध्यवर्ती क्या होते हैं, कुछ यहां पर छोटे छोटे स्पेस होते हैं, उन स्पेसों में भी ये मैग्मा जाकर के जम जाता है, वो पाताली आकृति होते हैं। लेकिन ध्यान रहे जो अंदर ये आकृति बनते हैं, मैग्मा ठंडा होता है, उनको हम ग्रेनाइट चट्टान कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेनाइट चट्टान। और जो धरातल के ऊपर आकर के जम जाती हैं यहां पर, उनको कहा जाता है बेसाल्ट चट्टान। क्या बोलेंगे उसको, बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत अगर, और देखिए ये जो वो पाइप नुमा है, इसे ज्वालामुखी पाइप बोला जाता है, ज्वालामुखी पाइप बोला जाता है। क्लियर है, अच्छा। और जो ये ऊपर मुख होता है, इसको बोला जाता है क्रेटर। क्या बोलते हैं इसको, क्रेटर। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत भाग में कौन सी चट्टानें हैं। पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत भाग में कौन सी चट्टानें हैं, कायांतरित, आग्नेय, अवसादी या ज्वालामुखीय। तो अब आप देखेंगे पृथ्वी पर ज्यादातर जो धरातल में फैली हुई चट्टानें हैं वह आपकी कौन सी हैं, अवसादी चट्टानें। कौन सी है दोस्तों, अवसादी चट्टानें। वैसे इन अवसादी चट्टानों का जो जन्म होता है वो आग्नेय से ही होता है, और आग्नेय जो होती है वो सीधे कन्वर्ट भी हो जाती है कायांतरित में और अवसादी में भी, और इनका जो सबका फॉर्मेशन होता है वो ज्वालामुखी क्रिया से होता है। क्लियर है ये इंफॉर्मेशन, चलिए बहुत बढ़िया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके मान लीजिए कि इसमें कम से कम 5 स्टार आप दे दीजिए, कि 5 स्टार इसको बिल्कुल दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन चट्टानों पर जीवाश्म पाए जाते हैं। तो भैया देखिए जो अवसादी चट्टान होती है उसको हम परतदार चट्टान भी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, परतदार चट्टान कहते हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टान रवे वाली भी होती है, गैर रवे वाली भी होती है, दोनों प्रकार की होती है। लेकिन जो कायांतरित होती है काफी कठोर होती है, जिनमें जैसे हीरा पाया जाता है ना। आगे देखो अवसादी की बात करूं, अगर इसका आंसर क्या होगा, अवसादी होगा। और अगर परतदार की बात करूं तो जब आग्नेय का अपर्दन होता है, भौतिक और रासायनिक अपर्दन होता है, तो यह एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर परत दर परत जमती जाते हैं, और इन्हीं के बीच जो जीवाश्म होते हैं, चाहे पेड़ पौधे हो चाहे जीव जंतु, वो इनके बीच मृत अवस्था में पाए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है सर्वाधिक जीवाश्म किस चट्टान में पाए जाते हैं, वो अवसादी चट्टान के अंदर पाए जाते हैं। क्या दोस्तों आपको मेरे द्वारा लाए गए जितने भी कंटेंट रहे, जितने भी क्वेश्चन रहे, अगर पसंद आए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर थम्स अप दीजिएगा। और आप लोगों के साथ इसी तरह से मैं हर प्रत्येक दिन कोई ना कोई एक वीडियो, क्वेश्चन से संबंधित वीडियो लेकर के आऊंगा, और आपके एग्जाम को मैं सरल बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। आप लोग लगकर मेरे साथ मेहनत करिए, मैं आपके साथ लग के करता हूं। मैं ज्ञान एकेडमी परिवार की ओर से आपको ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि अगर आपने मेहनत कर लिया परिवार के साथ मिलकर के, तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता, ये बिल्कुल निश्चित है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसी के साथ आज इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।